नमस्कार और स्वागत है द डीप डाइव में। सोचिए, कोई किसी के घर शादी का रिश्ता लेकर जाए और बात बनने की जगह घास के एक टुकड़े पर एक तूफानी लड़ाई छिड़ जाए। सुनने में अजीब लगता है ना? बिल्कुल अजीब। और यही तो कमाल है अंतोन चेखव के मशहूर नाटक द प्रपोजल का। ये एक ऐसा नाटक है जो आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देगा, लेकिन हंसते हंसते ये भी सोचने पर मजबूर कर देगा कि इंसान अपने अहंकार और लालच में कितना नीचे गिर सकता है। सही कहा आपने। तो आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस एक एक्ट वाले प्रहसन का या कहिए फार्स का गहरा विश्लेषण करते हैं। आज हम इसी के परतों को खोलने वाले हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे एक सीधा साधा रिश्ता तय करने का मामला तीन बड़े बड़े झगड़ों में बदल जाता है, और चेकव इस मजेदार कहानी के जरिए असल में हमें क्या दिखाना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी का पर्दा उठता है और सीन में एंट्री होती है इवान लोमोव की। ये एक अमीर जमींदार है, पर उसमें आत्मविश्वास की भारी कमी है। वो अपने पड़ोसी स्टीफन चुबुकोव के घर पहुंचता है और जिस तरह से वो तैयार होकर आया वो देखने लायक है। एकदम फॉर्मल इवनिंग ड्रेस, सफेद दस्ताने, जैसे किसी बड़ी पार्टी में जा रहा हो, पड़ोसी से मिलने नहीं। हाँ बिल्कुल। और यही बात चुबुकोव को खटकती है। उसका दिमाग फौरन दौड़ने लगता है। वो सोचता है ये इतना सज धज के क्यों आया है, पक्का पक्का पैसे उधार मांगने आया होगा। इससे हमें पहली ही झलक में चुबुकोव का कैरेक्टर समझ आ जाता है। उसके लिए हर रिश्ता एक लेन देन है, एक सौदा है। हाँ, एक सौदा है। उसे लोमोव में एक इंसान नहीं बल्कि एक चलता फिरता बैंक अकाउंट नजर आता है। और लोमोव की हालत भी देखिए, वो घबराया हुआ है, उसकी सांसें फूल रही हैं, वो कांप रहा है। वो सीधे सीधे बात पर आने की बजाय लंबी चौड़ी भूमिका बांधता है। आप हमेशा से मेरे परिवार के लिए बहुत अच्छे रहे हैं, वगैरह वगैरह। गोलमोल बातें करता है। हाँ, काफी देर तक गोलमोल बातें करने के बाद वो आखिरकार हिम्मत जुटाकर बताता है कि वो चुबुकोव की बेटी नातालिया से शादी का प्रस्ताव लेकर आया है। और ये सुनते ही चुबुकोव का जो रिएक्शन होता है, उफ, वो इस नाटक का पूरा टोन सेट कर देता है। वो खुशी से पागल हो जाता है, उसे गले लगा लेता है, उसे चूमता है। लेकिन उसकी खुशी की वजह ये नहीं है कि उसकी बेटी को एक अच्छा लड़का मिल रहा है। नहीं, उसकी आंखों में तो जैसे डॉलर या कहूं कि उस जमाने के रूबल के साइन चमकने लगते हैं। वो चिल्लाता है, मेरे बेटे, मैं तो कब से ये चाहता था, तुम मेरे अपने जैसे हो। मतलब बेटी की राय है, उसकी खुशी, ये सब मायने ही नहीं रखता। एक अमीर जमींदार दामाद बनकर घर आ रहा है, बस यही काफी है। बिल्कुल, उसके लिए ये एक शानदार बिजनेस डील है जो पक्की हो रही है। ये दो लोगों का नहीं बल्कि दो जायदादों का मिलन है। सही कहा। और यही सोच इस नाटक के हर झगड़े की जड़ है। तो चुबुकोव भागकर अपनी बेटी नातालिया को बुलाने जाता है। नातालिया आती है। वो घर के कपड़ों में है, शायद मटर छील रही थी। उसे कोई अंदाजा नहीं है कि यहाँ चल क्या रहा है। और यहीं से कहानी का असली मजा शुरू होता है। लोमोव को सीधे सीधे कहना चाहिए, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, लेकिन नहीं। वो अपनी घबराहट में और शायद नातालिया को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि, अपनी जमीन जायदाद का पूरा बायोडाटा सुनाने लगता है। हाँ, हमारे परिवार का आपके परिवार से हमेशा अच्छा रिश्ता रहा है, और जैसा कि आप जानती हैं, मेरी जमीन आपकी जमीन से सटी हुई है। और इसी इम्प्रेस करने की कोशिश में वो एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। वो बातों बातों में कह देता है, और मेरे ऑक्सन मीडोज आपके बर्चवुड्स को छूते हैं। बस, मेरे ऑक्सन मीडोज। ये शब्द सुनते ही नातालिया का पारा चढ़ जाता है। वो मटर छीलना छोड़कर एकदम से तनकर खड़ी हो जाती है और कहती है, एक मिनट, आपने क्या कहा? आपके ऑक्सन मीडोज? वो तो हमारे हैं। यहां से शादी का प्रस्ताव तो समझिए खिड़की से बाहर चला गया। हाँ, अब मुद्दा प्यार या शादी नहीं बल्कि घास के एक छोटे से टुकड़े का मालिकाना हक बन जाता है। बहस शुरू हो जाती है। लोमोव कहता है कि उसकी चाची की दादी ने नातालिया की परदादा की किसानों को कुछ समय के लिए इस्तेमाल करने दिए थे। नातालिया कहती है कि वो जमीन उनके परिवार के पास 300 साल से है। और ये बहस इतनी तेजी से एक भयंकर लड़ाई में बदल जाती है कि यकीन नहीं होता। दोनों एक दूसरे पे चिल्लाने लगते हैं, अपने अपने खानदान का इतिहास खंगालने लगते हैं। मामला इतना बढ़ जाता है कि नातालिया अपने पिता को बुला लेती है। उसे लगता है कि उसके पिता आकर मामला सुलझाएंगे। हाँ, मामला सुलझाएंगे। लेकिन चुबुकोव तो आग में घी डालने का काम करता है। वो आते ही अपनी बेटी का पक्ष लेता है और लोमोव पर चिल्लाना शुरू कर देता है। जिस आदमी को 5 मिनट पहले वो बेटा और फरिश्ता कह रहा था, उसे अब जमीन हड़पने वाला और न जाने क्या क्या कह रहा है। अब ये तीनों एक दूसरे पर चीख रहे हैं। ये सीन जितना मजेदार है उतना ही गहरा भी है।
ये चेकोव का जीनियस है। वो दिखाते हैं कि इन जमींदार लोगों के लिए जमीन जायदाद सिर्फ कोई चीज नहीं, बल्कि उनकी पहचान है, उनका वजूद है। बिल्कुल। ऑक्सन मीडोज को हारना उनके लिए अपनी इज्जत हारने जैसा है। इसीलिए वो एक शादी को दांव पर लगा देते हैं, क्योंकि बिना जमीन के उनकी नजर में उनकी कोई पहचान ही नहीं है। सही कहा। और इस पूरे हंगामे और तनाव का असर बेचारे लुमूव की सेहत पर पड़ता है। वो पहले से ही बीमारियों का वहम पाले बैठा है। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है, पैर सुन्न पड़ जाते हैं और आखिरकार वो कांपता हुआ एक कुर्सी पर बेहोश होकर गिर जाता है। फुस। और उसके बेहोश होते ही सीन फिर पलट जाता है। अब चुबुकोव और नतालिया को लगता है कि वो मर गया है। अचानक उनका सारा गुस्सा घबराहट में बदल जाता है। नतालिया रोने लगती है, मैंने क्या कर दिया, आदमी मर गया। चुबुकोव भी सिर पीटने लगता है, मैं कितना बदनसीब हूं, मैंने अपनी बेटी के हाथ में खुशी आने से पहले ही उसे छीन लिया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उनकी ये घबराहट भी स्वार्थ से भरी है। उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि एक इंसान की जान चली गई। उन्हें फिक्र इस बात की है कि एक अमीर रिश्ता, एक शानदार सौदा हाथ से निकल गया। हाँ बिल्कुल। चुबुकोव तो यहां तक कह देता है कि अब मैं खुद को गोली मार लूंगा, क्योंकि मैंने एक अच्छा मौका गंवा दिया। वो लोग लोमोव के मुंह पर आनी की छींटे मारते हैं, उसे हिलाते डुलाते हैं। जैसे ही लोमोव की आंखें थोड़ी सी खुलती हैं, चुबुकोव उसकी सेहत पूछने की बजाय सीधा मुद्दे पर आता है। वो नतालिया का हाथ लोमोव के हाथ में देता है और कहता है, जल्दी करो, वो हाँ कह रही है, बस तुम भी हाँ कह दो और बात खत्म करो। मतलब आदमी अभी अभी मौत के मुंह से वापस आया है और ये मौका परस्त पिता अपनी डील क्लोज करने में लगा है। ये तो चरम है। हाँ, ये दिखाता है कि इन लोगों के लिए रिश्ते कितने सतही हैं। शादी एक भावना नहीं, एक जरूरत है, एक सामाजिक और आर्थिक समझौता है। चुबुकोव किसी भी कीमत पर इस समझौते पर मोहर लगवाना चाहता है, चाहे उसके होने वाले दामाद की हालत कुछ भी हो। खैर, लोमोव जो अभी भी आधा बेहोश और कंफ्यूज्ड है, किसी तरह नतालिया को प्रपोज कर ही देता है। नतालिया भी फौरन हाँ कह देती है। चुबुकोव खुशी से शैंपेन लाने की बात करता है और दोनों को आशीर्वाद देता है। एक पल के लिए लगता है कि चलो आखिरकार सब ठीक हो गया। लेकिन चेखोव के नाटक में इतनी आसानी से हैप्पी एंडिंग नहीं होती। बिल्कुल नहीं। जैसे ही माहौल थोड़ा शांत होता है, लोमोव शायद अपने जीत का एहसास दिलाने के लिए अपने शिकारी कुत्ते गैस की तारीफ करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि उसने अपना सबसे अच्छा कुत्ता 125 रूबल में खरीदा। और ये सुनकर नतालिया फिर भड़क जाती है। वो कहती है, 125 रूबल, ये तो बहुत ज्यादा है। मेरे पिता ने तो हमारे कुत्ते स्क्वीजर के लिए सिर्फ 85 रूबल दिए थी, और हमारा स्क्वीजर तुम्हारे गैस से लाख गुना बेहतर है। और बस दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। अब लड़ाई इस बात पर है कि किसका कुत्ता बेहतर है। लोमोव कहता है कि उसके कुत्ते का जबड़ा मजबूत है। नतालिया कहती है कि उसके कुत्ते की नस्ल अच्छी है। चुबुकोव फिर से अपनी बेटी की तरफ से लड़ाई में कूद पड़ता है। बहस कुत्तों से उतरकर उनके मालिकों की शिकार करने की काबिलियत पर आ जाती है। ये दोहराव बहुत जरूरी है ना? बहुत जरूरी। चेकोव हमें ये दिखा रहे हैं कि इन किरदारों का स्वभाव कभी नहीं बदल सकता। ऑक्सन मीडोज का झगड़ा कोई एक बार की गलती नहीं थी। यही इन लोगों की फितरत है। अहंकार और जिद इनके खून में है। अगर आज कुत्तों पर लड़ रहे हैं तो कल मौसम पर लड़ेंगे। इनकी पूरी जिंदगी ऐसी ही छोटी छोटी बेमतलब की लड़ाइयों में गुजरने वाली है। और इस बार भी अंजाम वही होता है। लड़ाई और तनाव के बीच लोमो फिर से बेहोश हो जाता है। नाटक का अंत तो कमाल का है। एक तरफ चुबुकोव शैंपेन के लिए चिल्ला रहा है, नतालिया चिल्ला रही है, हाँ हाँ हम खुश हैं, और उसे ये भी पता नहीं कि उसका होने वाला पति फिर से बेहोश होकर सोफे पे पड़ा है। हाँ, ये एक ही समय में बहुत मजेदार और बहुत दुखद है। ये अंत एक तरह से अधूरा छोड़ दिया गया है, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है। शादी तो हो गई, या कहिए सौदा तो हो गया, लेकिन क्या ये रिश्ता एक दिन भी टिक पाएगा? ये प्यार की नहीं, बल्कि दो अहंकारों की शादी है। इन झगड़ों को देखकर लगता है कि ये तीनों किरदार हैं बड़े अजीब। अगर हम लुमोव को देखें तो वो हर वक्त अपनी बीमारियों का रोना रोता रहता है। उसे हम हाइपोकॉन्ड्रिया कह सकते हैं। हाँ, जिसे हमेशा लगता है कि वो बीमार है। बिल्कुल। और उसकी ये बीमारी असल में उसकी घबराहट और सामाजिक असुरक्षा का एक प्रतीक है। वो 35 साल का हो चुका है और उस पर शादी करके सेटल होने का दबाव है। वो प्यार की तलाश में नहीं है, वो बस एक शांत और व्यवस्थित जिंदगी चाहता है, और नतालिया उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। शादी उसके लिए एक जरूरत है, चाहत नहीं। और नतालिया, वो तो लड़ने का कोई मौका ही नहीं छोड़ती, बहुत जिद्दी है।
नतालिया का किरदार उस समय के समाज का आईना है। वो एक अच्छी हाउसकीपर है, पढ़ी लिखी है, लेकिन बहुत झगड़ालू है। उसकी जिद का कारण ये है कि उस समाज में एक औरत के तौर पर उसकी पहचान और उसकी ताकत उसकी जमीन से जुड़ी है। जब लुमूव ऑक्सन मीडोज पर अपना हक जताता है तो नतालिया को लगता है कि कोई उसकी पहचान पर हमला कर रहा है। अच्छा, तो वो अपनी जमीन के लिए नहीं, अपने वजूद के लिए लड़ रही है। हाँ, एक तरह से तो यही बात है। पर इन दोनों के ऊपर हैं पिताश्री चुबुकोव। वो तो इन सबसे 2 कदम आगे हैं। लालची, मौकापरस्त और पूरी तरह से दिखावा करने वाला इंसान। उनके लिए अपनी बेटी की भावनाएं नहीं बल्कि लुमोव की जमीन जायदाद ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, वो एक टिपिकल बिजनेसमैन की तरह बर्ताव करते हैं। जब तक डील फायदे की है, लुमोव बेटा और फरिश्ता है। जैसे ही डील पर खतरा आता है, वही लुमोव दुश्मन बन जाता है। वो भावनाओं का इस्तेमाल भी सिर्फ अपना काम निकालने के लिए करते हैं। तो कुल मिलाकर ये नाटक सिर्फ एक हल्की फुल्की कॉमेडी नहीं है, ये उस समाज पर एक गहरा व्यंग है, एक सटायर है। नाटक का नाम ही द प्रपोजल अपने आप में एक मजाक है, क्योंकि यहाँ प्रस्ताव के अलावा सब कुछ होता है। सही पकड़ा। चेखोव का सवाल बहुत सीधा है। जब रिश्ते भी सौदे बन जाएं, तो इंसान और सामान में फर्क क्या रह जाता है? ये तीनों किरदार एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, वे सिर्फ अपनी अपनी बात एक दूसरे पर थोप रहे हैं। कोई भी झुकने या समझने को तैयार नहीं है, और इसी जिद में वे उस रिश्ते को ही तबाह करने पर तुले हैं, जिसे वे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि द प्रपोजल का मतलब सिर्फ हंसना नहीं है। ये हमें इंसानी कमजोरियों, लालच और उस खोखलेपन के बारे में बताता है जहां जमीन का एक टुकड़ा या एक कुत्ते की नस्ल इंसानी रिश्तों से ज्यादा कीमती हो जाती है। बिल्कुल, चेखोव हमें एक आईना दिखाते हैं और कहते हैं कि देखो, जब अहंकार और संपत्ति को भावनाओं से ऊपर रखा जाता है तो रिश्ते कितने बेतुके, खोखले और मजाकिया बनकर रह जाते हैं। ये नाटक आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है, और शायद यही एक सवाल है जो हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। चेखोव ने यह कहानी 100 साल से भी पहले लिखी थी, लेकिन क्या आज के समाज में कुछ बदला है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। क्या आज भी हम रिश्ते बनाते वक्त, चाहे वो शादी हो या दोस्ती, दिल से ज्यादा दिमाग और भावनाओं से ज्यादा फायदे नुकसान का हिसाब नहीं लगाते? शायद चीजों के नाम बदल गए हैं, ऑक्सन मीडोज की जगह बैंक बैलेंस और कुत्तों की जगह स्टेटस सिंबल आ गए हैं, लेकिन क्या वो बुनियादी मानसिकता आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है? ये सोचने वाली बात